की ओमिक्स ग्रैंड सोसाइटी में हुआ मिडनाइट ड्रामा। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज का प्रदर्शन। श्रीकांत की पत्नी का आरोप, सोसाइटी की कुछ महिला उनके बेटे को कहती है क्रिमिनल का बेटा, मानसिक तौर पर करती है प्रताड़ित। अरुण त्यागी की शिकायत पर त्यागी समाज ने प्रदर्शन किया। सोसाइटी के बोर्ड मेंबर की माफी के बाद भी प्रदर्शन जारी। त्यागी समाज की मांग, ताने मारने वाली महिलाओं के पति पंचायत में आए, सबके सामने मांगे माफी। श्रीकांत के परिवार को नोएडा अथॉरिटी ने दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम, एनक्रोचमेंट हटाने का आदेश दिया था। सोसाइटी का आरोप, श्रीकांत के परिवार ने दोबारा घर के सामने लगाए थे पौधे। अथॉरिटी के नए सभी एनक्रोचमेंट करने वालों को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। मुंबई में सामने आया ईरान जैसा मामला। चेंबूर इलाके में बुर्का नहीं पहने पर पति ने किया पत्नी का कत्ल। आरोपी पति इकबाल की बुर्के के लिए हिंदू पत्नी रूपाली से हुई लड़ाई। इकबाल ने चाकू से रूपाली की गर्दन पर किए कई बार। पुलिस ने आरोपी इकबाल को किया गिरफ्तार। इकबाल ने कबूल किया अपना जुर्म। अयोध्या में आज होगा लता मंगेशकर चौराहा का उद्घाटन। सुबह 10:55 पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चौक का उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ चौराहे के उद्घाटन में मौजूद रहेंगे। लता मंगेशकर के परिवार के लोग भी शामिल होंगे। 7 करोड़ 90 लाख की लागत से तैयार हुआ लता मंगेशकर चौराहा। पद्मश्री राम सुतार की तैयारी की गई। करीब 11 मीटर लंबी और 12 मीटर ऊंची मीना लगाई गई। यूपी में मदरसा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब मदरसा में रोज 6 घंटे होगी पढ़ाई। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा क्लास। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। सर्वे के बीच मदरसे के नीट क्वालिफाई करने वाले छात्रों को किया जाएगा सम्मानित। समाजवादी पार्टी का 29 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन। अखिलेश यादव तीसरी बार चुने जा सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। सपा का आज लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल में प्रांतीय अधिवेशन। राज्य के अध्यक्ष का होगा चुनाव। पीएफआई पर कसा ऑपरेशन ऑक्टोपस का शिकंजा। 7 राज्यों में 200 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। पीएफआई के खिलाफ मंगलवार को हुई दूसरे राउंड की रेड। सबसे ज्यादा 95 कार्यकर्ता कर्नाटक में पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में 57 और दिल्ली में 32 लोगों को पकड़ा गया, जबकि महाराष्ट्र में 34 और असम में 25 कार्यकर्ता शिकंजे में। ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 में एनआईए की टीम नहीं हुई शामिल। एनआईए की इनपुट पर राज्यों की पुलिस ने डाली रेड। कर्नाटक में पुलिस ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापा मारा। पीएफआई के कई जिला अध्यक्ष सहित 95 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने पीएफआई और एसडीपीआई के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई करी। 50 अलग अलग ठिकानों पर मारा छापा। केरल के वायनाड में पीएफआई के डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफिस पर रेड। पुलिस ने ऑफिस कई दस्तावेज बरामद किए। पुलिस की रेड के खिलाफ पीएफआई और एसडीपीआई ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकारों के खिलाफ की नारेबाजी। देश भर में छापेमारी पर पीएफआई का बयान। कहा कि पीएफआई को जबरदस्ती निशाना बनाना गलत। पीएफआई की कार्रवाई पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बयान। कहा जांच में जो आएगा उसकी गिरफ्तारी होगी। महाराष्ट्र सरकार देश विरोधी तत्व को जड़ से हटाने का काम करेगी। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। एएमएम सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल पर निशाना साधा। कहा अगर पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था तो इसे शह क्यों दिया गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। राज्य से पीएफआई के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाएगी। ठाणे कोर्ट से मुंब्रा पुलिस को झटका। हिरासत में लिए गए पीएफआई के 2 सदस्यों की प्रिवेंटिव कस्टडी देने से कोर्ट ने किया इनकार। दिल्ली पहुंचा राजस्थान की सत्ता का संकट। सोनिया गांधी से आज मिल सकते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट। सोनिया गांधी ने अनुशासन समिति के प्रमुख एके एंटनी को किया दिल्ली तलब। राजस्थान के 3 एमएलए पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे विचार। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट। अशोक गहलोत को दी गई है क्लीन चिट। माकन और खड़गे ने 9 पेज की रिपोर्ट सौंपी। चीफ विप महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र पाठक पर अनुशासनात्मक एक्शन की सिफारिश की। राजस्थान के सीएम के तौर पर फिलहाल बने रहेंगे अशोक गहलोत। सूत्रों का दावा। सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत के बाद आलाकमान ने न हटाने के दिए संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर। अशोक गहलोत ने कहा सीएम कौन होगा इसकी चिंता ना करे, जो आलाकमान कहेगा वही सर्वमान्य होगा। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से फोन पर बात की। सूत्रों के हवाले से खबर। ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी। गहलोत ने करीबी मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की। कहा मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात की चिंता न करें। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने की अफवाहों को किया खंडन। कहा कि ये विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले मधुसूदन मिस्त्री। अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी दी। तय शेड्यूल पर होंगे चुनाव। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग इस देश को बांटने और कमजोर करने में विश्वास रखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेल, नहीं मिल रहा समर्थन। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसेना किसकी। एकनाथ शिंदे गुट की असली शिवसेना की याचिका पर सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि बहुमत की प्रक्रिया लागू करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, अब चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पहली गिरफ्तारी, सीबीआई ने आरोपी नंबर 5 विजय नायर को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने विजय नायर को दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की, साजिश रचने और चुन कर शराब का लाइसेंस देने के आरोप में किया गिरफ्तार। विजय नायर की गिरफ्तारी पर भड़की आम आदमी पार्टी गुजरात में पार्टी के प्रचार और बढ़ते प्रभाव से जोड़ा गया। आतिशी मरलेन का आरोप है, विजय नायर गुजरात में सोशल मीडिया की रणनीति बनाने वालों में शामिल थे, इसीलिए की गई है गिरफ्तारी। कोयम्बटूर में सड़कों पर उतरे सैकड़ों किसान, बिजली काटने के खिलाफ किया हल्ला बोल। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को दिए निर्देश, ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करने को। यूपी के इटावा में एक शख्स की घर से बुलाकर की हत्या, 2 लोगों ने हत्या कर शव को छुपाया। पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के दहिसर में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, गैंग से जुड़े 3 लुटेरे हुए फरार। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लूट की कर रहे थे कोशिश, पुलिस के सभी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की बात। सीबीआई ने मध्य रेलवे के इंजीनियर समेत 2 लोगों को रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार, तलाशी के दौरान 23 लाख रुपए बरामद। दिल्ली में इंटरस्टेट ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 9 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद। नीतीश कुमार की फिसली जुबान, तेजस्वी यादव को बताया मुख्यमंत्री, तेजस्वी को सीएम पुकारे जाने पर हैरान हुए लोग। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तैयारियों को लेकर ईडी के साथ बैठक की। गुजरात चुनाव में 182 विधानसभा क्षेत्र में 51,782 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। उज्जैन में एमपी कैबिनेट की मीटिंग हुई, महाकाल कॉरिडोर पर बड़ा फैसला, महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा कॉरिडोर। नवरात्रि का आज तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा की हो रही है पूजा अर्चना, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से ही उमड़ी भक्तों की भीड़, लोगों ने किए माता के दर्शन। एमपी के इंदौर में धूमधाम से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा, भारी संख्या में गरबा में शामिल हुए भक्त। असम के डिब्रूगढ़ में प्रकृति बचाने की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल, प्राकृतिक सामानों का हो रहा है उपयोग। भुवनेश्वर में सजने लगे हैं दुर्गा पूजा के पंडाल, अयोध्या के राम मंदिर और अक्षरधाम मंदिर के थीम पर बनाए गए हैं दुर्गा पूजा के पंडाल। गुजरात में सूरत में गरबा की धूम, भारी संख्या में लोग गरबा में हुए शामिल। महाराष्ट्र में 2 कोरोना पीड़ितों की मौत, कोरोना संक्रमण के 408 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के 279 नए मामले सामने आए, 2 कोरोना संक्रमितों की मौत। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में स्लोवाकिया में क्रामाटोर्स्क में मंगलवार को भारी बमबारी, कई इमारतें तबाह हुई। यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले लुहांसक में लोगों ने जताई उम्मीद, रूस के रेफरेंडम के बाद आएगी शांति। पुतिन की सेना में शामिल होने के फरमान के बाद रूसी युवाओं का पलायन जारी, करीब 98,000 युवाओं ने अब तक कजाकिस्तान की सीमा पार की। फेसबुक ने 1600 फर्जी अकाउंट आपको बोल दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पीएफआई को लेकर जो तमाम यहाँ पर आपको बता दें कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं, क्योंकि 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लग गया, तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पीएफआई पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर लगातार बातचीत हो रही थी, लगातार हम जिक्र कर रहे थे, तो बड़ी खबर आ रही है पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लग गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पीएफआई पर बैन। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से जुड़ी ये खबर, सरकार ने पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों को गैर कानूनी संगठन करार दिया है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये खबर लगातार लोग सोच रहे थे कि कब खबर आएगी, लेकिन आखिरकार आ गई। आखिरकार किन चीजों को संज्ञान में रखते हुए ये बैन लगाया गया है? देखिए, पीएफआई पे आप देखें तो पिछले कुछ सालों में लगातार जिस प्रकार के सबूत उनके खिलाफ आ रहे थे, उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर सरकार के भीतर भी आवाज उठ रही थी, इस बात को लेकर वकालत कर रही थी कि ये संगठन देश के लिए बहुत खतरनाक है, देश को तोड़ने में लगा हुआ है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि बैन लगाने से पहले ऐसे सबूत होने चाहिए, तमाम सबूत ऐसे होने चाहिए जिसके बाद जब इनसे जुड़े हुए लोग कोर्ट में जाएं तो कोर्ट में भी इनकी अपील को खारिज कराया जा सके। उस लिहाज से लगातार उस बात को लेकर तैयारी चल रही थी और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि देश भर में जिस प्रकार से 2 राउंड में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के दफ्तर पर लगातार रेड हुई और उसमें ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं, तो उसके बाद ये लग गया कि अब इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और न सिर्फ पीएफआई बल्कि पीएफआई ने बहुत सारे फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना रखे थे, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया। जैसे उनका अलग स्टूडेंट विंग था और उन्हें बखूबी पीएफआई नेताओं को इस बात समझ में आ गई थी कि आज नहीं तो कल उनके ऊपर प्रतिबंध लगेगा, तो चालाकी दिखाते हुए उन्होंने बहुत सारे एफिलिएट संगठन बना लिए थे, उन सारे के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया अगले 5 साल तक के लिए। देवेंद्र, देखिए काफी लोगों की गिरफ्तारी भी इस बीच हुई, ऐसे में क्या वो अहम पॉइंट रहा जिसके बीच ये बैन लगाया गया, जिसको देखते हुए?
उसमें दो तरीके के बहुत सारे सबूत मिले हैं। पहली बात तो ये है कि जो उनके कंप्यूटर जब्त हुए, उनके पेन ड्राइव, उसमें तमाम चीजें ऐसी थी जो कि किस प्रकार से देश को वो तोड़ने में लगे हुए थे। दूसरी चीज उनकी फंडिंग को लेके कि कैसे उनके पास फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग टेरर फंडिंग के तौर पर जा रही है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है देश को तोड़ने में। देश में अलग अलग जगह पे जो प्रोटेस्ट हुए थे उस प्रोटेस्ट को भड़काने में भी, जैसे शाहीन बाग की बात कर लें आप, या यूपी की बात कर लें, या कर्नाटक की बात कर लें, उसमें पीएफआई के लोग कैसे एक्टिव होते थे, कैसे उसकी फंडिंग की जाती थी। तो ये सारे सबूत के पास आ गई और जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, चाहे वो वर्तमान उनके नेता हो या फिर पद से हट चुके हो, उन सारे के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत जब आ गए, उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब सही समय है कि पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। जी अच्छा देवेंद्र, एक बात बताइए, अब ये जो बैन लगा है इसके तहत क्या होगा? पीएफआई सारे अपने काम को रोकना पड़ेगा, उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया या फिर उसका पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, क्या इन पर भी ये बैन लागू होगा? या बिल्कुल, उनसे जुड़े हुए, जैसे पहले मैं आपको बता रहा था कि उनके जो भी जुड़े हुए एफिलिएट हैं, उन जो संगठन हैं, उन सारे के ऊपर बैन रहेगा। और बैन का मतलब ये रहेगा कि अपनी कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर सकते, उनके सारे अकाउंट सील हो जाएंगे, उनके दफ्तर सील हो जाएंगे। तो उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग, उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई चल रही है वो तो चल रही है, इसके अलावा संगठन के तौर पर वो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, 5 साल का जो बैन लगा है, ये 5 साल का पीरियड क्यों दिया गया है? देखिए, उसमें ये रहता है कि पहले एक बार आप बैन लगाएं और उसके बाद उन सारी चीजों को देखें, एसेस करें कि आगे क्या इनके संगठन के लोगों में कोई चेंजेस आ रहे हैं, उनके कामकाज में कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पहली बार में ही अनिश्चितकालीन प्रतिबंध किसी पे नहीं लगाया जाता है। तो उस लिहाज से ये 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि इतना तय मानिए कि पीएफआई से जुड़े हुए जैसे जैसे लोग हैं, कोर्ट में इसको जरूर चुनौती देंगे और बहुत सारे नामचीन एडवोकेट भी हैं जो कि पीएफआई की वकालत करते रहते हैं, वो जरूर कोर्ट में इसकी चुनौती देंगे। और वो एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां पे इतने सबूत होने चाहिए कि कोर्ट में भी आसानी से स्टैंड किया जा सके पीएफआई के प्रतिबंध को लेकर, और इसीलिए एजेंसी ने इतना लंबा वक्त किया। देवेंद्र, आखिर कौन कौन से संगठन इसमें शामिल है? कितने संगठन अब उनकी मुश्किलें इस बीच बढ़ गई हैं? 4 से 5 संगठन उन्होंने अपने बना रखे थे और बनाने के पीछे वजह ये थी कि पीएफआई पे जैसे ही उनकी एक्टिविटी सामने आनी शुरू हुई, सबसे पहले केरल में जिस प्रकार से दिखना शुरू हुआ कि किस प्रकार से इंटरनेशनल एक्टिविटीज में ये लोग लगे हुए हैं, उसके बाद से वहाँ पे केरल की स्थानीय पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट किया, फिर कोर्ट में बात हुई, कोर्ट की कुछ टिप्पणी आई थी। उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे हलचलें शुरू हुई, तब पीएफआई के नेताओं को ऐसा लगा कि ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उस लिहाज से उन्होंने बहुत सारे एफिलिएट भी अपने शुरू किए, उसमें फंड ट्रांसफरिंग भी शुरू कर दी थी ताकि पीएफआई पहले प्रतिबंध लगे। क्योंकि पीएफआई से पहले भी आप देखें तो सिंघी या दूसरे जुड़े हुए जो संगठन थे उन्होंने अपना रूप बदला और पीएफआई के तौर पर सामने आए। तो अगली चालाकी के तौर पर उन्होंने और भी कुछ संगठन बनाया, उनको ऐसा लगा कि पीएफआई का प्रतिबंध लग भी जाए तो बाकी संगठन के मार्फत हम अपना काम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे जुड़े हुए सभी संगठन जो भी एफिलिएट हैं या उनके विंग हैं, जैसे कि एसडीपीआई हो या दूसरे विंग, उन सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा देवेंद्र, जैसे आप बता ही रहे थे कि किस तरह से जैसे सिमी हो या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे पीएफआई भी पहले दूसरे नाम से आता था, बाद में उन्होंने अपना नाम बदला, उसमें सिमी के तमाम लोग भी जुड़ गए। तो ऐसे में कि आगे ये लोग फिर से किसी दूसरे नाम के साथ ना आए, उसको लेकर भी कोई कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ा एक सवाल रहता है हमेशा। जी बिल्कुल, इस वजह से पूरी रणनीति आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो आपको लगेगा कि बहुत मेटिकुलसली प्लान जिसे रणनीति कहते हैं उस तरीके से किया गया। जैसे सीधे सीधे प्रतिबंध लगाने के बजाय उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, पहले उनको रेड किया गया, उनको हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा किए गए ताकि जो किंग पॉइंट हैं उन्हें ही आप पहले सलाखों के पीछे पहुंचाएं, क्योंकि वही लोग जाके दूसरा संगठन बना सकते हैं। तो इस लिहाज से प्रतिबंध से पहले वो काम कर लिया गया। उसका अगला स्टेज आया प्रतिबंध को लेकर। इस बात को लेकर मैं आपको बताऊं कि गृह मंत्री अमित शाह पिछले कुछ दिनों में घंटों बैठक करते थे इस बात को लेकर, और एक साल से तो बहुत सीरियसली बैठकें होती थी। उसमें तमाम सारे सबूतों को परखा जाता था, उसमें इंटेलिजेंस के अधिकारी होते थे, सुरक्षा के अधिकारी होते थे, उनके साथ बैठ के एक एक पहलू पे चर्चा होती थी कि अगर इनके प्रतिबंध लगाया जाए तो क्या होगा, कौन कौन से बहुत इनके खिलाफ आ गए। तो इन सारी चीजों को बहुत मेटिकुलसली प्लान करके ये एक्शन लिया गया है। जी देवेंद्र, जो व्यक्ति ऐसे संगठनों को फंडिंग करता है उसे कितने साल तक की अब सजा सुनाई जा सकती है? देखिए, उसमें अलग अलग मामले हैं कि जिसको टेरर फंडिंग को लेके जहाँ पे केस बनेगा उसके लिए अलग तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा। जो सिर्फ कोई सभा करा रहा है या किसी चीज को करा रहा है तो वो केस टू केस वेरी करेगा कि किसके खिलाफ कैसा मामला बनता है। और इसीलिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जितनी बड़ी सूची हो सकती थी उससे जुड़े हुए लोगों को सबको पहले रडार पे लिया गया। और आपने देखा होगा कि पहले फेज में जब रेड पड़ा था तो रात का समय चुना गया इस लिहाज से, और एक साथ उसमें रेड डाला गया था लगभग 15 राज्यों में, और रात का समय
इम्तियाज से चुना गया कि ऐसा ना हो कि दिन में कोई एक्शन शुरू हो फिर वो इधर उधर भागने लगे। तो एक साथ पूरी तैयारी करके पूरे राज्य में जैसे NIA उसमें इन्वॉल्व थी, PD के लोग इन्वॉल्व थे, राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व थी, और उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन किया गया और फिर दूसरे फेज में परसों ये ऑपरेशन किया गया और अब आके कल रात प्रतिबंध लगाया गया। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से PFI के सदस्य और जिस तरह से PFI पर जब रेड हो रही थी उस समय जब प्रदर्शन हुए थे, उसके लिहाज से अब कितना मुश्किल रहेगा राज्यों को ये संभालना कि कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगे, क्योंकि उनका एक कैडर है और जो कैडर है वो काफी हिंसक वारदातों में शामिल रहा है। अमित, इसमें बहुत बड़ी समस्या इस लिहाज से नहीं आएगी कि आप देखें तो PFI जिस कम्युनिटी को लेके ये बात करती थी उनकी नजर में भी एक्सपोज है पूरी तरह से, और PFI को वहां से कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उस कम्युनिटी के तौर पे कोई सपोर्ट मिल रहा हो ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, और वहां से बहुत आसान होगा ऐसे लोगों को काबू करना। निश्चित तौर पर साउथ में इन्होंने क्योंकि अपनी पैठ गहरे जमा ली है, केरल खासतौर पर केरल की अगर आप बात करें तो वहाँ पे पैठ गहरे जमा ली है, तो वहाँ पर थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा क्योंकि कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं है, सबको ये पता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं, तो उस लिहाज से इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना, उसके ऊपर कार्रवाई करना। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। शहजाद, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से PFI के ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी उसके मद्देनजर आखिरकार केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। आपको लगता है कि ये बिल्कुल वक्त मुफीद था, इस वक्त ही इसको बैन लगना चाहिए था या पहले लग जाना चाहिए था? देखिए, जब आए दुरुस्त आए, मैं ये कहूँगा कि प्रतिबंध लगाना एक बहुत लंबी विस्तृत कानूनी प्रक्रिया होती है और सारी कड़ियों को जोड़ते हुए जिस प्रकार से PFI जिसका सिमी के साथ ISIS के साथ इस्लामिक जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ जो नेटवर्क और लिंक रहा है उसको मद्देनजर देखते हुए जिस प्रकार से ये प्रतिबंध लगाया गया है विस्तृत रेड के बाद, अरेस्ट के बाद, उनका स्वागत होना चाहिए। पर देखिए अमित जी, एक हकीकत ये भी है कि जिस प्रकार से PFI को कुछ राजनीतिक दलों ने, चाहे कांग्रेस ने जब उनकी कर्नाटका की सरकार थी तब केसेस विड्रॉ करने का काम किया, राजस्थान में जिस प्रकार से PFI को फ्री रन दिया गया है, जिस प्रकार से केरल की सरकार ने वहां पर PFI के लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया है, जिस प्रकार से जब इन पर दंगों पे कार्रवाई हुई, CA दंगे हो या दिल्ली के दंगे हो, जो भी हो, उस पर इन लोगों ने विरोध के स्वर प्रकट किए, और जिस प्रकार से एक लंबा लगता है हमारा संपर्क कट गया, लेकिन जिस तरह से हमारे सामने कोशिश करेंगे फिर से हम बात करें एक बार फिर से शहजाद पूनावाला से, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जिनका ये कहना था कि देर आए दुरुस्त आए। कि आपको बता दें PFI के ऊपर जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है, ये लगातार कोशिश की जा रही थी, और जैसा हम बता रहे हैं कि 2012 में ही जबकि यूपी की सरकार थी तब मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर होते थे उस वक्त ही जो NIA है और साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा था कि इस पर बैन लगना चाहिए। देवेंद्र, जो बात कही देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि 2012 से लगातार मांग उठ रही थी और 2006 से लगातार तो इनकी बहुत सारी चीजें सामने भी आ गई थी। इतना वक्त क्यों लगा, लेकिन आखिरकार हो गया जो होना चाहिए था? जी हाँ, बिल्कुल 2006 में जब ये संगठन अस्तित्व में आया था, और उस समय क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ऐसे बहुत सारे संगठन खासतौर पे न सिर्फ भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में ऐसे कोई संगठन आए थे। 2006 में 3 ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें से राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की एक कमेटी थी, मनीथा नीति पसारी। इन तीनों ने मिलकर जब ये PFI बनाया था तभी ये समझ में आ रहा था कि इस संगठन का मकसद आगे क्या होगा और ये क्या करने वाले हैं। लेकिन 16 साल के इतिहास में आप देखें, PFI के इतिहास में लगभग 23 राज्यों में ये फैल गया और लगातार अपनी जड़ें जमा रहा था। दावा ये किया जाता था कि मुसलमानों और दलितों के लिए काम कर रहा है, लेकिन सबको पता था कि वो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। जो उनकी आर्थिक गतिविधियां थी मध्य पूर्व के देशों से उन्हें बहुत फंडिंग होती थी, और क्योंकि केरल में कोझिकोड में उनका पहले मुख्यालय हुआ करता था, जो कि बाद में उन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया, तो केरल के बहुत सारे लोग मध्य पूर्व एशिया में हैं और वहां से उनके लिए इकट्ठा करना बहुत आसान था, और उस लिहाज से इन्होंने अपने संगठन की जो जड़ें हैं बहुत ज्यादा फैला ली। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनके खिलाफ ऐसे सबूत होने चाहिए थे जो कि कोर्ट में स्टैंड कर सके। तब भी एजेंसी ये जो आरोप लगता है कि शायद किसी खास निष्क्रियता के तहत उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, या जो आरोप लगाया जाता है कि अपीजमेंट के तहत, तो ऐसा तो नहीं कि इनको पढ़ने दिया गया। वो एक सवाल जरूर रहेगा कि क्यों इतना लंबा वक्त लगा कि
ऐसी एजेंसी जिनके खिलाफ आप देखें कि हाल के दिनों में जो भी हिंसा हो रही थी, चाहे शामली की आप बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, या अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, केरल हो, किसी भी राज्य में अगर आप जाएं, 23 राज्यों में ये दावा करते हैं कि इनका संगठन फैला हुआ है और वहाँ सबके ऐसी एक्टिविटीज में शामिल थे। बावजूद इसके इतना लंबा वक्त लगना निश्चित तौर पे एजेंसीज या तत्कालीन सरकार जो रही थी उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है कि ये काम पहले भी किया जा सकता था, तब शायद इतना फैलाव नहीं हो पाता। देवेंद्र, एक बार इसके बारे में भी जानकारी देना चाहेंगे कि वो कौन से मामले रहे जिसमें पीएफआई की भूमिका की जांच कर रही है एनआईए? कोई एक मामला नहीं है, इसके अनेक मामले हैं जिसको लगातार लेकर जांच कर रही है। लेकिन जो सीरियसली आप कहें कि आखिर इतनी ज्यादा तेजी अब कब आई, तो बिहार में जिस प्रकार से पीएफआई की एक्टिविटी सामने आई और उसके बाद जब इन मामलों को लेकर पड़ताल किया गया या प्रधानमंत्री को लेकर जिस प्रकार से पीएफआई की साजिश थी, इन सारी चीजों के बाद ऐसा लगा एजेंसी को कि अब ये एकदम से सही समय है जिसको लेकर इनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और तेलंगाना में लगभग 38 स्थान पर जब तलाशी ली गई तो उसमें बहुत सारे सबूत आए थे। आंध्र प्रदेश में 2 स्थान तलाशी ली गई थी और जिन लोग बिल्कुल देवेंद्र, आपने जो बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी कड़ियां थी, ऐसी घटनाएं थी, चाहे वो सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ, इसके अलावा दिल्ली दंगों की बात कर ले, या फिर हम उत्तर प्रदेश में देखा है किस तरह से हर जुमे की नमाज के बाद जो वहां पथराव होना शुरू हुआ, या फिर नुपुर शर्मा के मामले को लेकर जिस तरह से एक माहौल बनाया गया पूरे देश में, उसने अपने आप में पीएफआई को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और उनकी जो और साथ ही साथ 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की जो पटना में रैली होने वाली थी उसको किस तरह से सैबोटाज करना था, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर थे, और साथ ही वो विजन डॉक्यूमेंट पीएफआई का 2047 जिसमें भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा जाहिर हो गई। हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़े हैं। मनीष, ऑक्टोपस 1, ऑक्टोपस 2 ऑपरेशन, और आखिरकार वो कामयाबी मिली और बैन लग गया। एक लंबी जद्दोजहद अमित, ऑक्टोपस 1, ऑक्टोपस 2 नहीं बल्कि आप इसे नजीमाबाद से देखिए, प्रोफेसर का हाथ का उसमें पीएफआई का पूरा सिंडिकेट था जिसमें एक्यूज पीएफआई के मेंबर्स थे। उसके बाद नजीमाबाद में हुआ तो उसके पीछे पीएफआई थी। फुलवारी शरीफ बिहार के अंदर हुआ, उसके पीछे पीएफआई का नेक्सस था। प्रधानमंत्री की जो रैली थी उसको पूरी तरीके से डिटेल करने की कोशिश के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि पीएफआई था। एनआईए के पास कुल मिला के 19 मामले दर्ज हैं पीएफआई के खिलाफ, जिसमें अलग अलग तरीके से 43 एक्यूज को अरेस्ट किया गया था अलग अलग केसेस में। लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रेल था, जो टेरर फंडिंग का, यानी जो पैसा एनरूट हो रहा था वो गल्फ से हो रहा था, तो उसके अलावा दुबई से हो रहा था। इसके साथ साथ जो ये अलग अलग तरीके से पैसों को इकट्ठा कर रहे थे जो अनअकाउंटेड मनी था। इसीलिए सोचे समझे तरीके से इनके नेक्सस को तोड़ना बहुत